अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयदा शनाज। और जैसे कि हमारे मुल्क में इंतखाबात के हवाले से कयास आराइयों का सिलसिला जारी है, पेचीदगियाँ अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इम्कानात इस बात के हैं कि जल्द ही इलेक्शंस का इनेकाद हो जाएगा। तो जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको लेकर अब कंसर्न्स कुछ ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, क्योंकि आज दो बहुत बड़े वाक़यात हुए। अपर कुरम में हमने देखा, अपर कुरम और पारा चनार में फायरिंग के दो वाक़यात, 8 असातिज़ा उसमें शहीद कर दिए गए हैं। नामालूम अफराद की जानिब से ये फायरिंग की गई है, जिसकी वजह से फ़ज़ा में मजबूरी तौर पर बहुत अफसरदगी पाई जाती है। इसके अलावा शुमाली वज़ीरिस्तान में भी फायरिंग के वाक़े में तबादले में 6 सिपाही शहीद हुए हैं। ISPR ने उस पर अफसोस का इजहार किया है, और जिसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कि इससे पहले खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था जिन मामलात के हवाले से कि क्या मुल्क में इलेक्शंस के इनेकाद के दौरान गारंटी दी जा सकती है कि ये इंतखाबात पुरअमन होंगे। और अगर हम इन इलाकों में देखें तो यहाँ ज़ाहिर है दुश्मन भी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकता है। आज के शो में इसके मुख्तलिफ पहलुओं और महरक़ात के हवाले से भी हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन इसी असना में जो डेवलपमेंट कोर्ट के बिहाफ पर हुई है, सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पर, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जमा करा दिया, जारी कर दिया है। 27 अप्रैल को जो समाअत हुई थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि 14 मई को इंतखाबात से मुतालिक जो फैसला है वो अपनी जगह मौजूद है। और कल 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इसकी समाअत के लिए। इसका तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए ये भी कहा गया है कि अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। सियासी जमातों ने इकदाम अपने तौर पर अपने तयन किया। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर रिपोर्ट भी, पेशरफ्त रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जमा कराई गई है। इन सारे मामलात पर बात करने के लिए, तज्ज़िये के लिए कि अब हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब मौजूद हैं। सैयद साहब भी मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि इसके अलावा अतर काज़मी और आनम बशीर साहब हस्ब मामूल हमारे शो का हिस्सा हैं। और अगर 14 मई को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इंतखाबात का इनेकाद कैसे मुमकिन होगा, इस पर हुकूमत की क्या राय है? राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि इंतजामात जिन्नात ही कर सकते हैं, और इस पर जिन निकालने के हवाले से अतर का एक बयान सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ, आज उस पर बात हम करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं वो भी सुने। अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ, 5:30 बजे परसों हफ्ते को आपने अपने महलों में, आपने अपनी गाँव में 1 घंटे के लिए निकलना है बाहर, अपने चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। दोनों जानिब जो है वो अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। और ऐसे में राना बशीर साहब ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से इंटरव्यू में भी मुज़ाकरात के हवाले से क्वेश्चन किया, तो उन्होंने किन खदशात का इजहार किया? सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है कि फलां डेट को इलेक्शंस होने चाहिए पंजाब में, तो अगर वो नहीं होते उस डेट पे तो फिर क्या होगा? ये फिर सियासी मैदान के अंदर बात आ जाएगी। अफसोसनाक कैफियत है। इस वैक्यूम से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस फ़ायदा उठा सकती हैं। हमेशा उठता रहा है, इन्हीं वैक्यूम से निकलता रहा है। और ऐसे मौक़ों पर भी निकला है कि मैं आपको याद दिलाऊं कि जब सियासतदानों की नेगोशिएशंस फेल हो जाती हैं तो एक इंसिडेंट मुझे याद आता है। एयर मार्शल अजहर खान मरहूम, उन्होंने और प्रोफेसर गफूर ने मुझको ये कहा कि जुलाई के अंदर जब नेगोशिएशंस तकरीबन डिसाइड हो गई थी, पूरी चीज़ें, सिर्फ चंद बातों का, यानी उसकी चंद चीज़ों को ठीक करना बाकी था, तो कू आ गया रात को। सियासतदानों को होश में आना चाहिए। डैमेज जो है उसको कंट्रोल अब नहीं किया जा सकेगा, तो कल का दिन जो है इसको क्या हम डूम्सडे कहें, इस पे आज के दिन हम बात करेंगे। और अतर, व्हाट डू यू थिंक, किसके लिए कल मे डे होने जा रहा है? देखिए, मे डे तो इस वक्त आइन और कानून के लिए, टू बी ऑनेस्ट, आइन और कानून की जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर जो छापा मारा गया, आज अदालत के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में उस हवाले से मुकदमे की समाअत हुई। जो एंटी करप्शन के डीजी, नायब डीजी हैं, या जो उनके मेरे ख्याल में सेकंड इन कमांड हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके हाज़िरी भी दी और उनको कहा गया कि आप मीडिया पे जाके माफ़ी मांगे। तो वो इसलिए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो पहले ही लाहौर हाई कोर्ट से जमानत करवा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद आपने रवैया देखा वहां पे कि पुलिस ने जो कुछ किया, अब वो छापा ही इल्लीगल था, लेकिन उस छापे के नतीजे में मजीद दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए गए, और उसमें आज फिर परवेज़ इलाही साहब की दोबारा जमानत हुई। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि आइन और कानून और अदलिया का क्या कितना इस वक्त एहतराम किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में कि मे डे की सिचुएशन तो काफ़ी अरसा पहले आ चुकी है।
और हुकूमत बिल्कुल इसके ऊपर वो बिल्कुल एडमेंट है कि हमने किसी भी सूरत में इंतखाबात नहीं करवाने, आइन कानून जो भी रवायात हैं जमहूरी रवायात उनका हम किसी तौर पे भी पास नहीं करेंगे। तो मुझे यही लगता है कि कल की जो समाअत होगी जो मर्जी हो जाए, हुकूमत ने उसको नहीं मानना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जहां पे सिचुएशन फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। 14 मई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हो सकता है कि फौरन ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कभी नहीं होंगे। आइन और कानून जब तक इस मुल्क में रहेगा, अगर इसी तरह निज़ाम चलाना है तो हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। और कल इस सिलसिले में वो जो हम आहिस्ता इस तरफ अल्टीमेट शो डाउन की तरफ जा रहे हैं, कल उसकी जानिब एक और कदम है। मैं उसको फाइनल कदम नहीं देख रहा, कल मुझे कोई फाइनल चीज होती हुई नजर नहीं आ रही, कल नहीं होती नजर आ रही। लेकिन राना साहब, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बढ़ के भी कुछ होने जा रहा है। अभी क्या पिक्चर बाकी है? ये टाइम इज अप। मेरे ख्याल में अगर आप पूछ रही हैं कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इलेक्शंस नहीं होने जा रहे। और मुझे नहीं समझ आती इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने कल भी जिक्र किया था, बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग अभी तक नहीं हुई। जो रिसोर्सेज मिलने थे, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो इलेक्शन कमीशन को मिलने थे, वो आज तक मिले नहीं है उसको। लेकिन और अदालत ने ना तहरीरी हुक्मनामे में फिर लिखा है कि 14 मई का हुक्म बरकरार है। ये कितना अहम है लिखा जाना? देखिए, वो तो आपकी बात दुरुस्त है, अदालत ने लिख दिया, फैसला दे दिया, लेकिन मुझे भी समझाए ना। कल आपने बड़ा अच्छी एक चीज यहाँ पे बयान की, बड़ा अच्छा सेंटेंस यूज किया था आपने कि जिदे दांदी ना होवन ते उन्होंने अखरोट दे दियो तोड़न वास्ते। तो बादाम क्या वही है, साहब, अखरोट तुसी अपनी मर्जी दे पाए ने जी। चलो मैं अखरोट पा देना, तुसी बादाम रख लो, लेकिन एनीवेज गल हुण अखरोटा ते पहुंच गई है, समझ गई। क्योंकि अखरोट जरा ज्यादा हार्ड होता है। सो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, तो कोई घर से तो पैसे नहीं लाएगा ना। इलेक्शन कमीशन वाले ये तो नहीं कर सकते कि पूल इन करे पैसे और फिर जनाब इलेक्शन अपनी जेब से करा दे। दैट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट हैपनिंग दैट वे। सो इलेक्शन कमीशन जो उसको मिलने पैसे मिलने हैं जनाब, स्टेट बैंक ने देने हैं फाइनेंस को, फाइनेंस ने देने हैं एजीपीआर को, एजीपीआर से आगे पैसे मिलने हैं जनाब इलेक्शन कमीशन को। अगर वो नहीं है उसके पास पैसे, या हुकूमत नहीं दे रही उनको पैसे, तो कहां से लेके आएंगे, कहां से कराएंगे? और अभी तो बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग भी खत्म, मतलब अभी वो एक बड़ा टीडियस जॉब है, वो भी नहीं हुई अभी तक। तो कैसे कराएंगे? जो अभी ड्यू डेट है उसके अंदर इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। और उससे पहले जो मैं गुजारिश कर रहा था कि सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के बारे में उन्होंने कहा था कि हमें दे दी जाए, इलेक्शन कमीशन ने प्ली ली थी, वो भी नहीं दी गई। सो अगर उनकी अपनी जो स्ट्रेंथ है इलेक्शन कमीशन की, अगर उस पर जाया जाए, तो वो तो एक बंदा एक उस पर खड़ा कर सकते हैं, क्या कहते हैं वो, पोलिंग बूथ पे। तो पोलिंग बूथ पे अगर एक बंदा इलेक्शन कमीशन वाला खड़ा करेंगे, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल। सो और ये जो इंसिडेंट्स आज हुए, आप इनको भी रिलेट करते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल आयशा। देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़े अरसे से चल रही है और बड़ी सिचुएशन है। और मैंने पहले कहा था कि 70 जगह पे एंगेजमेंट की बात की है आईएसपीआर ने, कि 70 प्लेसेस पे एंगेजमेंट है। 70 जगह पे एंगेजमेंट, तो वो एंगेजमेंट्स हैं जो आपको मुझे नजर आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं वो कहां पे एंगेज हैं, वो इससे कई गुना ज्यादा हैं। सो यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट बिल्कुल है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, लेकिन एक रियलिटी चेक जो है वो भी जरा सामने रख के देखे प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। सो प्रैक्टिकली उसको पॉसिबल बनाने के लिए भी एफर्ट्स करनी चाहिए कि वो इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, तो फिर मतलब किसी को समझ आती है, फिर आप किसी को भी अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। आप इलेक्शन कमीशन को भी अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं कि अगर उसको रिसोर्सेज मिल जाते हैं और उसके साथ जो जिस तरीके से उसने इलेक्शन को लेके आगे चलना है वो उसको स्ट्रेंथ मिल सकती है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मिल सकता है उसको, पैसे मिल सकते हैं उसको, फिर उसको कहे जनाब का इलेक्शन नहीं करा रहा, तो फिर तो ठीक है, निटी-ग्रिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। राना साहब, आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल समझ गए हम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकली फिर इमरान शफकत साहब, व्हाट डू यू फोरसी? प्रैक्टिकली तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि किसी ना किसी पे मलबा गिरे कल। आप यही होता देख रहे हैं? देखिए, बात ये है कि मलबा किस पे गिरेगा मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि वजीर आजम को तो उन्होंने पार्लियामान उसके पीछे खड़ी होगी आके, और वजीर आजम खुद लंदन चले गए हैं,
तो ऐसे में क्या हो सकता है? वो आ जाएंगे, लेकिन बात ये है कि मतलब मैं थोड़ा सा मैं जरा खुल के बात करना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरी मुतालबा या हुक्म जो था, या जो आखिरी जो जोर उन्होंने दिया था कि इंतखाबात जो हैं वो 14 मई को ही होने हैं, और वो 21 अरब रुपया कहाँ गया, गवर्नर स्टेट का आ जाए, फलां आ जाए, सेक्रेटरी फलां आ जाए, ये तो जिस दिन उन्होंने बैठ के बात करनी थी तो वो इंतखाबात जो है उसके ऊपर ताकरात की बात कर रहे थे, और उससे पहले जो मामला थे वो तो हमें चैम्बर में बैठ के वो सुन रहे थे कि डीजीआईएसआई को सुन रहे थे, डीजीएमआई को सुन रहे थे, डीजीएमओ को सुन रहे थे, और फिर उसके ऊपर वो उनका इत्मीनान भी नहीं हो रहा था। अगले दिन ऊपर कोर्ट में कह रहे थे कि जी के बड़ी लेट हमें दी गई ब्रीफिंग और वो इन कैमरा दी गई, पहले दे लेते। तो फिर अचानक से वो मामला ही नहीं नजर आया। वो जिस दिन पेशी थी कि जिस दिन 21 अरब रुपए ट्रांसफर करने की आखिरी डेट थी, उस दिन वो बैठ के कुछ और ही नहीं वहां पे जी। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब शायद इंतखाबात जो हैं वो वो बरसबीले तस्करा या ज़ेब-ए-दास्तां के जो है वो बातें गुफ्तगुएं होती रहेंगी, जी इंतखाबात नहीं हुए, फलां नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वो चीजें चलती रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इंतखाबात करवाना चाह रहे, इनके दरवाजे के ऊपर आइन दस्तक दे रहा था और जिनको बड़ा जोर शोर के साथ हमने ये वाला काम करवाना है, वो भी शायद मुझे लगता है कि इंटरेस्टेड ना हो उस लेवल के ऊपर। तो चीजें गई हैं, बहुत ज्यादा बदल गई हैं, और उन चीजों के बदलने के पीछे एक गिरफ्तारी है, मुझे ये लगता है, और वो गिरफ्तारी सिंध से हुई है, और उस गिरफ्तारी के बाद बहुत से लोग जो हैं वो उनका ब्रेक डाउन हुआ है, और उस ब्रेक डाउन ने जो है वो काम खराब कर दिया है, और बड़ी सारी चीजें, बड़े सारे मामला जो है, मवाद हैं, वो लोगों के हाथ में आ गए हैं, और वो मवाद जो हैं वो शेयर भी हुए हैं, लोगों को दिखाए भी गए हैं, सुनाए भी गए हैं। गिरफ्तारी कब हुई है इमरान शफी साहब, इफ टू बी स्पेसिफिक, कब हुई है गिरफ्तारी? वो गिरफ्तारी मतलब ये कि आगे पीछे है बंदा, कोई महमूर नाम है उसका। अच्छा। तो वो आगे पीछे, उसके घर वाले भी उसको ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा। अच्छा। तो वो उस जो गायब हुआ बंदा, वो उस वजह से बड़ा काम। तो ये गई है। देखें, बात ये है कि हम एक चीज होती है सामने की, ठीक है, वो हम जिनके ऊपर कर लेते हैं, लेकिन महरकात जो होते हैं सामने वालों के, वो पीछे होते हैं। और वो जो चीजें पीछे चल रही होती हैं, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, तो हमें, अगर आप किताबें पढ़ लें जो लिखी गई, कुछ सहाफियों ने लिखी, कुछ दूसरे लोगों ने लिखी जो अब हयात नहीं है। मैं एक सहाफी हैं, वो किताब लिखी थी, अजहर सेल साहब उनका नाम है, तो वो किताब आप पढ़ें तो फिर आपको बड़ी सारी चीजें समझ आती हैं। और फिर मौजूदा बात को अगर आप देखें तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए चीजें और होती हैं। ओरिजिनली जो पॉलिटिक्स के प्लेयर हैं वो कुछ और तरह से रोल प्ले कर रहे होते हैं अपना, तो वो रोल प्ले होता है, इसीलिए किसी का कोई कंसर्न नहीं है। वो सबसे ज्यादा कंसर्न किसका है कि वो जो पार्लियामान ने एक कानून मंजूर कर लिया है, अब उस पर ज्यादा जोर है। ठीक है। अब उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के जो खिलाड़ी हैं वो वहां पर हैं, और इसलिए हो सकता है कि मतलब वो कानून जो है वो शायद उस तरह से स्टे ना कर पाए, कायम ना रह पाए। ठीक है। तो चीजें बदल गई हैं। बिल्कुल ठीक है। चले, ये आपने इशारतन बहुत सी बातें समझा दी हैं, और इन अ वे आप यही बता रहे हैं कि कुछ ज़्यादा बड़ा मामला होने नहीं जा रहा। ये पिछले दिनों से भी आपने डॉट्स कनेक्ट किए, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के दरमियान ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कुछ तो हम परस्त भी कह सकते हैं, ज्योतिषी भी कह सकते हैं कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड कैन हैपन। तो कल का दिन आपके ख्याल में मामला रफा दफा होगा, ये जो तनाज़ा है ये नई बुलंदियों को छुएगा, या आपके ख्याल में बैकडोर ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं जिससे मामला सेटलमेंट के करीब है या सेटल हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो हमारे 75 साल गुजर गए, ये हम एक ऐसी वाहिद कौम है जो ये फैसला नहीं कर सके कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, या कॉन्स्टिट्यूशन आइन सुप्रीम है। होना तो ये चाहिए कि हमसे एक बात करें कि पाकिस्तान सुप्रीम है।
और यही लेकिन वजह है पाकिस्तान कि किसी कायदे जवाबित के तहत चलता है ना, तो वो तो आइन फराहम करता है। अब मसला ये है कि आइन रिटन में हमारे पास मौजूद है, ग्रेट ब्रिटेन की तरह अनरिटन नहीं है। इस पे भी बहस अपनी जगह बरकरार है कि फिर आइन सुप्रीम है या आइन बनाने वाले। शहनाज साहब, पाकिस्तान होगा तो अदलिया भी होगी, पार्लियामेंट भी होगी, आइन भी होगा। बात समझने की कोशिश करें। इस वक्त मैं समझता हूँ बड़े दानिस्ता तौर पे, बड़े डिजाइन के साथ पाकिस्तान में आइन शिकनी जो है वो की जा रही है और रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल ट्रैम्पल किया जा रहा है, इसलिए ताकि एक मरतबा पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज कर दें, इतना डिस्टेबलाइज कर दें कि यहाँ पे फ्री फॉर ऑल हो जाए, फ्री फॉर ऑल, केओस, एनार्की। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए ये वक्त है सर झुकाने का नहीं, सर उठाने का। देखें, ये कोई मजाक है कि हम कहें नहीं जी वो ये है तो वो है, फला है तो पैसा नहीं तो ये है। भाई दहशतगर्द फायदा उठाते हैं जब वो देख रहे हैं कि एक मुल्क के अंदर आइन कोलैप्स कर गया है, एक मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कोलैप्स कर गया है, तो फिर दे विल हिट यू एवरीवेयर। क्या बातें कर रहे हैं आप? हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि नहीं वो थ्रेट है भी है, ग्राउंड रियलिटीज को भी देखें, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए। यार हमें खुदा का खौफ करना चाहिए, सीधी बात करें। पाकिस्तान में इट इज आइन एंड द रूल ऑफ लॉ। बंद करते फिर इस आइन रियासत को, फिर कहेंगे पार्टी इज ओवर। ये नहीं है, दिस इज नॉट द वे यू रन अ कंट्री एंड दैट टू अ न्यूक्लियर पावर स्टेट। क्या कहा लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने कि ये पाकिस्तान के तारीख में, यार हमें सोचना चाहिए। आप एक शख्स पे पीएमएलएन के दौर में भी हुआ था, मैं मानता हूं वो भी विक्टिमाइज हुए थे पॉलिटिकली। 150 केसेस, यार 15 कर दो, 20 कर दो, उसमें से 2-3 ऐसे जो वाकई तकड़े केसेस हो, उनका ट्रायल भी हो, मजा भी आए कि यार क्या बात है, रूल ऑफ लॉ क्या पकड़ा इन्होंने। लेकिन हमने तो अपना मजाक खुद उड़ाया, दुनिया हम पे हंस रही है। लुक एट दिस वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, हम किस तरफ जा रहे हैं? अच्छा ठीक है। वैसे ब्रिगेडियर साहब देखिए, जब ऐसे हो ना कि दोनों फिरकैन जो हैं वो इंतहाई पोजीशन पर हो, तो किसी एक को सेन रूट लेना पड़ता है। अब कल आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये सारी रियलिटी हमने देखा, डिफेंस मिनिस्ट्री वहाँ से भी एक रिपोर्ट आई, फिर फाइनेंस का भी उनके सामने सारी सिचुएशन रखी गई, और वो जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था 21 अरब के हवाले से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो अब जब राजा परवेज अशरफ साहब ये कह रहे हैं कि अच्छा नहीं होगा, और राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जो हथियार दस्तयाब होगा वो इस्तेमाल किया जाएगा, सो दिस इज काइंड ऑफ थ्रेट। लेकिन जाहिर है सबने यहाँ पर जी ये एक ऐलान जंग है सुप्रीम कोर्ट पे, ये पाकिस्तान पे ऐलान जंग है। लेकिन जवाब में सुप्रीम कोर्ट ऐलान जंग नहीं कर सकती ना, तो वो क्या कर सकती है सिचुएशन में? क्योंकि आपके ख्याल में काबिल अमल है अब 14 मई का हुक्म? 14 मई को आप भूल जाएं, 8 अक्टूबर को आप भूल जाएं। अब पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने की बात कर रहे हैं। भाई ये मामला बहुत आगे चला गया है, पाकिस्तान के दुश्मन कामयाब हो गए हैं, चाहे वो सहूलतकार पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर जो बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ऐसी तैसी कर दो इस मुल्क की। देखिए आईएमएफ क्या कह रहा है, नहीं अभी तो 2-3 और कंडीशंस हैं, ये सब्सिडी वाली वो क्लियर होंगी तो फिर एसएलए आगे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बढ़ेगा। आप देख नहीं रहे कैसी ऑर्गेनाइज साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और दहशतगर्द, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो आपको हर जगह दे टेकिंग यू ऑन। और हमारे जो अफसर और जवान है वो रोज शहादतें दे रहे हैं। यार सियासतदान दे लेट अस डाउन, द पॉलिटिकल पार्टीज हैव लेट अस डाउन। इमरान खान साहब को देखें, वो कल रात को वो जो बाहर बैठे हैं शख्स, मैं उनका क्या नाम लूं, 2 लोगों का जो रिटायर्ड फौजी हैं, वो बैठ के एक हाइप क्रिएट करते हैं पाकिस्तान में कि जनाब आज ये होने वाला है, आज ये हो जाएगा। और इमरान खान साहब भी कमाल बादशाह आदमी है, आप उनके बयानी को लेके आगे चलते हैं, पूरे मुल्क में एक हैजानी क्रिएट करते हैं और पूरे डिस्ट्रेस क्रिएट। देखिए माय पॉइंट है, सबको सोचना चाहिए, इमरान खान को अपने ताल्लुक प्रूव करें एस्टैब्लिशमेंट के साथ, एंड वाइस वर्सा। ये इस तरह का पाकिस्तान कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस। ठीक है, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है साकिब निसार साहब, जितना मर्जी वो ज़ेर ताब है, साकिब निसार साहब ने बोल्ड डिसीजन लिए थे। 3-4 लोगों ने जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, उन्होंने कहा आ जाए, पेश हो जाए। ठीक है, ये चाहिए, ये नहीं कि जो एक्ट वेरी मीकली और आप बड़ा क्या उसको बोलते हैं, मीठी मीठी बातें करें, हमने नहीं किया फलां के। ये वक्त बैक ऑफ करने के लिए, ये वक्त आइन को बचाने का है। और हमारे जो मोहतरम स्पीकर साहब हैं, बाकी पार्लियामेंटेरियन, यार मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान से किस किस्म का बदला ले रहे हैं हम लोग, अपने से बदला ले रहे हैं हम। और ऊपर से ये जो चल रहे हैं, ये जो पकड़ धक्कड़ है, ये चौधरी जो है, मैं मानता हूँ इस बात को कि चौधरी जो है ये
गलती पे गलती यहाँ की जा रही है और गलतियों की इस्लाह का कोई मौका नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं से तो तारीख को दुरुस्त और इसके लिए कहीं ना कहीं से इब्तिदा करनी होगी। इसी पे बात को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, जो एक और बड़ी खबर हेडलाइंस बना रही है हर तरफ, स्पेशली इन इंडिया, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दौरा है भारत। आफ्टर सो लॉन्ग 2011 के बाद ये दौरा होने जा रहा है। हिना रब्बानी खर साहिबा के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। साइडलाइंस पर कुछ मीटिंग्स भी हो रही हैं कि शायद भी एक्सपेक्टेड है। उन्होंने वहाँ पहुँचने के बाद एक वीडियो बयान भी जारी किया जो उनके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। क्या फरमा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस दौरे को लेकर, पहले वो शामिल करेंगे। पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। कोई भी एक्ट हो वो हमारे यहाँ सियासी खलफशार का शिकार हो जाता है, इंतशार का शिकार हो जाता है। फवाद चौधरी साहब इस विजिट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वर्चुअली भी इस पर शिरकत की जा सकती थी, जाना ज़रूरी नहीं था। स्पेसिफिकली अगर हम कश्मीर का इशू देखें, उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सके। इस पर तो जंगें भी बाकायदा तौर पर हो चुकी हैं। लेकिन अतर जो आलमी तज्ज़ियाकार हैं वो कह रहे हैं कि दो तरफा से ज़्यादा इसे इलाकाई तनाजुर में देखना चाहिए। स्पेशली पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली जिन हालात का शिकार है उसमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की बात की जा रही है और उसको लेकर हमारा हमसाया, ज़ाहिर है दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाया नहीं बदले जा सकते। आपके ख्याल में कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है ताल्लुकात को बहाली में या उन्हें मामूल पर लाने के सिलसिले में? अतर अच्छा, इस पे आने से पहले मैं छोटा सा कमेंट करूंगा। आज जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, टीचर्स भी उसमें शहीद हुए हैं, उसके साथ साथ हमारे 6 जवान भी शहीद हुए हैं। तो मैं छोटा सा यहाँ पे कमेंट करना चाहूँगा। देखें, ये जो हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं ना, ये देखें उन्हीं की कुर्बानियाँ हैं कि जो आज़ादियाँ हम इंजॉय करते हैं, जो मुख्तलिफ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हम इंजॉय करते हैं, देखें उसकी कीमत कुछ लोग अपने खून से अदा करते हैं। ये मैं पहले भी कहा है, आज दोबारा कह रहा हूँ। देखें, इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में एक रोल रहा है। हम भी इस्टेब्लिशमेंट में तनकीद करते हैं, दीगर लोग भी करते हैं, लेकिन जब हम अपनी तनकीद करते हैं तो खुदारा ये जो जवान बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, जो अपनी जानों के नजराने इस मुल्क के लिए दे रहे हैं, तो हमें अपनी तनकीद में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पे हमारा अपना मुल्की मफाद जो है वो ख़तरे में पड़े। आप ज़रूर शख्सियात के ऊपर तनकीद करें, आप ज़रूर पॉलिसीज़ पे तनकीद करें, इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे तनकीद करें, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान का मफाद आ जाता है, अपनी तनकीद में हमें उतना आगे नहीं जाना चाहिए कि उसको नुकसान पहुँचे। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो बिलावल साहब जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये कोई दो तरफा नहीं है, इसको हमें आलमी तनाजुर में देखना पड़ेगा, रीजनल तनाजुर में देखना पड़ेगा। देखें, जो एशिया कप होना है पाकिस्तान के अंदर, क्या वो दो तरफा है? वो भारत तो कहता है हम एशिया कप में नहीं आएंगे, अगर वर्ल्ड कप का कोई मैच होगा उसमें नहीं आएंगे, IPL जिसमें पूरी दुनिया से प्लेयर आ रहे हैं लेकिन पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि भारत का रवैया क्या है? क्या इंटरनेशनल फोरम्स पे भारत भी इसी लचक का मुजाहरा करता है? क्या जरूरत पड़ी है वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाने की? इतना, इससे मैं आपको भी बता रहा हूं कि कोई दो तरफा ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक PR कैंपेन है। बिलावल भुट्टो साहब को आलमी स्टेज पे लॉन्च करने का जरदारी साहब का जो मिशन है, ये उसकी अगली कड़ी है। फिर उसके साथ साथ वहां पे बहुत सारे सहाफ़ी भी गए हैं, बड़ी खूबसूरत वहां से तस्वीर भी आ रही हैं। और वो बदकिस्मती से इमरान खान के 3 साल दौर में हमने नहीं देखा कि किसी जगह पे इस तरह जो है वो मीडिया भी जाता हो और वहां से उनकी तस्वीर वगैरह भी आती हो। तो एक ये चीज़ इसमें पॉजिटिव मुझे नजर आई है कि वहां पे हमारा मीडिया गया है, वो भी एंगेज वगैरह करेगा, तो शायद उधर से जो है कोई बेहतरीन बीच में उसमें हो। लेकिन जहां तक दो तरफा ताल्लुकात का ताल्लुक है, कोई इसमें बेहतरी नहीं आनी। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, आज अकलीतों के साथ इस वक्त जिस वक्त बिलावल वहां पे मौजूद हैं, वहां पे क्या हो रहा है भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है? क्या इस तरह पाकिस्तान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है? क्या यहाँ पे जब सार्क का समिट होगा या कोई इस तरह का समिट होगा, भारत के वजीर खारजा यहाँ पे तशरीफ लाएंगे, उनका रवैया ऐसा होगा? तो हमें क्या जरूरत है कि हम गुलामों की तरह उठ के चले जाएं? पाकिस्तान के मफादात का आप जरूर तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन वो वीडियो लिंक के ऊपर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने वहां पे जाना है। ठीक है, अब आप वहां पे गए हैं, हम देखते हैं कि बिलावल साहब किस तरह पाकिस्तान का मुकदमा पेश करते हैं। कोई बिलावल साहब से हमारी जाती रंजिश तो नहीं है, इसलिए कि बिलावल इस वक्त वहां पे पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान जिसके हवाले से मसलसल भारत की जानिब से मनफी रवैया है, तो क्या उस पाकिस्तान को वहां पे इस तरह जाना चाहिए था? ये एक बहुत बड़ा सवालिया
निशान है। इमरान साहब, डिफेंस स्टडीज़ को देखते हुए, सामने रखते हुए, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब गुजरात का कसाब या कसाई कहा था नरेंद्र मोदी को, तो उस पर बहुत लेदे हुई थी और इंडिया में बहुत तनकीद का निशाना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बनाया गया था। 2 दिन पहले ए जयशंकर साहब कह रहे थे कि इस पर ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, उनसे हम कैसे बात कर सकते हैं जहाँ दहशतगर्दी के अनासिर पल रहे हों। आप क्या समझते हैं, ताल्लुकात अगर बहाल नहीं तो बातचीत बहाल हो सकती है कम अज़ कम, और आपके ख्याल में वर्चुअल शिरकत ठीक थी या जाना बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है कि बिलावल साहब खुद वहां पे चले गए हैं, इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। और ठीक है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा प्रोटेस्ट जो है वो बिल्कुल चलता है। और आपने अभी जिक्र किया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट्स दी थी मूडी के बारे में, वो भी सबके सामने हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर वो चले गए हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हाँ, किस तरीके से गए हैं या उनका डेलीगेशन कितना बड़ा था या उस डेलीगेशन के अंदर क्या क्या कुछ था, वो उस पर आप आर्गू कर सकते हैं और उसको आप तनकीद कर सकते हैं। साहब, आपको पता है ना कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे बनती है, कहाँ बनती है। राना साहब, तो ग्रीन सिग्नल जो है वो मिला, फिर उसके बाद ये विजिट हुआ, क्योंकि रशिया के मामले पे हम इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स को नहीं भूल सकते। आपको पता है कि अप्रूवल के बगैर ये मामला कैसे हो सकते हैं। हिना रबानी खर साहिबा तो बता रही हैं कि सबको एतमाद में लिया गया है, तो क्या पूरा मैंडेट भी दिया गया है? देखिए, इसमें रुकावट थे सर कि उनके दौर में ये दौरा नहीं हो सकता। नहीं, रशिया के मामले पे इमरान खान साहब ने कहा था कि ऑन बोर्ड नहीं थे। जाहिर है वो रशिया जाना चाहते थे, बट यूक्रेन जंग का इश्यू और इस पे नहीं, मैं आयशा मैं आई एग्री विद यू। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान क्या भारत के साथ ताल्लुकात में रुकावट थे? नहीं, उन्होंने तो बाकायदा मुबारकबाद भी दी थी नरेंद्र मोदी को। जी नहीं, देखें, ये जो इसको आप डिप्लोमेसी के एंगल से चेक देखें जरा, उस जाविये से वो दूरबीन, डिप्लोमेसी की दूरबीन लगा के देखें बिलावल भुट्टो का जो इस वक्त का विजिट है। मैंने फिर रिपीट करता हूं कि आप डेलीगेशन पे उस तनकीद कर सकते हैं कि उनका डेलीगेशन कितना बड़ा था या वहां पे उनकी क्या यूटिलिटी थी उस डेलीगेशन की, उस पर जरूर तनकीद कर सकते हैं। बट देन अगेन, उनका वहां पे जाना, डिप्लोमेसी इज अ डिफरेंट आर्ट, और उस आर्ट को अगर मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। क्योंकि साइड बाय साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे अशरफी साहब ने आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, मीडिया टॉक कर दी और जिसमें उन्होंने कश्मीर के इशू को उजागर भी किया और उसमें उन्होंने कहा कि वी आर नॉट बैकिंग आउट फ्रॉम इट। सो वो सारी चीजें जरूर मद्देनजर रखें, साइमल्टेनियसली सारी चीजें चल। सो आप एहतजाज भी कर रहे हैं, आप विजिट भी कर रहे हैं, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट। जी, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा और वो ये है कि देखें, अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी और बात की जा रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव लेट अस डाउन। देयर वाज अ कमेंट, और वो कमेंट जो है बिल्कुल ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव लेट अस डाउन, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हमें बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन जो बैठे हुए हैं, दे हैव नॉट कम अप विद समथिंग सब्सटैंशियल। अभी तक कोई चीज ऐसी सब्सटैंशियल उन्होंने सामने नहीं लेके आए, जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। और वो वैक्यूम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उस वैक्यूम में जगह बनती हैं और वो जगह जो होती हैं वो थर्ड फोर्सेस बनाती हैं, और ये हिस्ट्री है हमारी। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है। और लेकिन द पॉइंट इज कि वी वांट आवर पॉलिटिशियंस टू डिलीवर। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो जारी रहे। डेमोक्रेसी अगर रहेगी तो हम सबके लिए बेहतर है। हाँ ठीक है, डेमोक्रेसी का मॉडस ऑपरेंडी जो है वो गलत है या सही है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसमें तनकीद कर सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी हमें सूट करती है। हमें सूट इसलिए करती है कि डिप्लोमेसी भी उसे सूट कर दी है। लेकिन देन अगेन, क्योंकि डिप्लोमेसी हमारी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता एज अ सब्जेक्ट, लेकिन ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि किसी यूनिवर्सिटी में कम से कम डिप्लोमेसी तो पढ़ा दो। हमारे जितने डिप्लोमेट्स थे, सीजन डिप्लोमेट्स, वो सारे जा चुके हैं। उन बेचारों की वो इस दुनिया में नहीं है जो एक्चुअल सीजन डिप्लोमेट्स थे, जो बैठते थे, जो अक्रॉस द टेबल बैठते थे और कुछ ना कुछ लेके उठते थे वहां से। क्लोनिंग बड़ी लेट आई, वरना क्लोनिंग ही कर लेते। अब ऐसा क्यों मुमकिन नहीं हो सकता? डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी पे राना साहब बार बार इसलिए अटके क्योंकि डिप्लोमेसी अगर के इन्फ्लुएंस में होगी तो शायद मौजूदा दुनिया में उसकी जगह बनाना आसान होगा। अंडर डिक्टेटरशिप ऐसा नहीं हो सकता। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दौरा है भारत, इस पर हम इम्कानात की बात कर रहे हैं और इमरान शफकत साहब
हम जानते हैं बड़े प्लेयर्स हैं इस ग्रुप में, जिस ग्रुप के इजलास में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पहुँचे हैं, और उसमें चाइना का रोल ऐसा है कि आग और पानी को मिला सकता है। अगर ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आ सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। आपके ख्याल में रशिया और चाइना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को कम से कम मामूल पर लाने के लिए? देखें, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ख्वाहिश बड़ी शदीद है, और पाकिस्तान की वो कुव्वतें जो जिनका फैसला हमेशा पाकिस्तान की खारजा पर असरअंदाज होता है, वो भी शायद ऑन भी है। पिछला जो दौर था इमरान खान साहब का, मैं वैसे बाय द वे इसके ऊपर बात करने से पहले बात जरूर करना चाहता हूँ कि ये बड़ा पेचीदा अमल होता है और डिप्लोमेसी होती है। इसमें जो लीडरशिप होती है, पॉलिटिक्स, जो अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदगान होते हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, ये उसका कुल्ली उसी के पास होना चाहिए। इमरान खान साहब जो गए थे रशिया के दौरे को, ये उनका इख्तियार था, उन्होंने इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक किया। हम इमरान खान साहब सकते हैं कि भाई आप क्यों गए थे, अच्छा किया आपने, बुरा किया, हम उनसे ये जवाब ले सकते हैं, लेकिन वो लोग जो उनके उस फैसले के ऊपर तनकीद करते हैं, हम उनसे जवाब लेने की नहीं रखते, ना वो जवाब देते हैं। तो माजी में ईरान के ऊपर जो थी डोमिनेट करती थी खारजा पॉलिसी के ऊपर, वो कुव्वतें भी मेरा ख्याल है कि जिस तरह बाजवा साहब हमारे पास जो है वो गुफ्तगू आती रहती है मुख्तलिफ उसकी सूरत में या मुख्तलिफ इंकशाफात की सूरत में। कुछ सेमिनार्स हुए थे GHQ के, उन्होंने कहा कि जी के रीजन्स तरक्की करते हैं, इकॉनमी जो है वो अब हमें एक दूसरे को करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो है ये गवर्नमेंट का है, ये वो जिस तरह चाहे इसको इस्तेमाल करे। जब वो इस्तेमाल कर लेगी उसका कोई फायदा होगा तो पाकिस्तान को होगा, नुकसान होगा तो हम उनसे पूछ लेंगे, वोट नहीं देंगे उनको। तो ये जो गैर सही जो कुव्वतें होती हैं जो इसके पीछे चल रही होती हैं, ख्याल है कि उनको उनका रोल नहीं इसमें होना चाहिए। बाकी रहेगी बात वो चाइना वाली, मैं कहूं कि किरदार ही नहीं है। अब मेरी हिसाब से थोड़ा सा पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि यार कि हमने एक सवाल है, उन्होंने कहा कि जिस मुल्क के सरहदें एक जो है अपकमिंग सुपर पावर के साथ मिलती हो और दूसरी दुनिया की डेमोक्रेसी हो और इमर्जिंग जो है वो इकोनॉमिक पावर हो, तो उसके साथ दुश्मनी करके या उनके साथ रह के तो नहीं चला जा सकता, ना जिया जा सकता है। ठीक है। तो हमें, मेरा ख्याल फॉरेन पॉलिसी है उसको बड़े आजादाना तरीके के साथ और बड़ा मॉडरेट होके बड़े गौर फिक्र के साथ जो है वो इंडिपेंडेंट लोगों को फैसले करने चाहिए। समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अगर ये फैसला किया है तो ये पाकिस्तान की भी पूरी बैक होगी, जो हमें नजर भी आ रहा है, फील भी हो रहा है, और ठीक है, मुझे तो कोई इसमें बुराई नजर नहीं आती। हमने 75 साल लड़के भी के देख ली, तो जो हमारे प्रॉब्लम है वो शायद बेहतर इकोनॉमी की वजह से तो उनका कोई हल निकल आए। बुरी इकोनॉमी और पाकिस्तान अपने जो असल मसाइल इंडिया के साथ उनका हल कभी नहीं निकाल सकता। वो पी गया है कश्मीर, एक कमजोर सिर्फ में खड़ा ही हो सकता था, मजबूत पाकिस्तान कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप क्या होता हुआ देख रहे हैं इन बड़े प्लेयर्स की छतरी के तले? अगर वहाँ पर ऐसी मीटिंग्स होती हैं और जो साइडलाइंस पर मीटिंग्स होने जा रही है या इशाइया भी होने जा रहा है, उससे मीडिया को दूर रखने की काविश की जा रही है ताकि बात का बतंगड़ ना बने, बट मीनवाइल हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ चुनाव का माहौल है और आपको पता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में पाकिस्तान रिलेटेड चीज़ें जलती पर तेल का काम करती हैं। वहाँ बाकायदा सियासी बयानियाँ पाकिस्तान के गिर्द घूमता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, और हमारा अंदरूनी खलफशार, हमारी कमज़ोरियाँ, इंटरनेशनली IMF के साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं, कीपिंग दैट इन व्यू, आप इसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हुसूल क्या देख रहे हैं इस विजिट का? तो मुझे आप टाइम दीजिएगा। देखिए, पहली बात यह है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, ये बिल्कुल रियली बड़ी अहम है, क्रिटिकल है। ये इस इलाके के, इस एशिया का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम्स है, दहशतगर्दी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, मिलिट्री कोऑपरेशन के हवाले से और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये तमाम चीजें। तो वो तो उसकी इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन वो पहला SCO का इजलास तो नहीं है। सिर्फ ये कि इंडिया में हो रहा है। मुझे लास्ट टाइम कब इंडिया में हुआ था, पहले भी SCO के बड़े इजलास हुए, चीनी में, चाइना में हुए, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स में हुए, रूस में हुए, और हमारे जो उस वक्त के जो भी फॉरेन मिनिस्टर थे वो जाते थे। देखिए, बात यह कि बेशक
बिलावल जरीफ साहब का वो स्टेचर नहीं है जो कि हमने पाकिस्तान में मालिक के फॉरेन मिनिस्टर देखे हैं, साहिबजादा याकूब अली खान, शाह महमूद कुरैशी, सरताज अजीज साहब, इवन फॉर दैट मैटर हमारे जो प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, ये भी कुछ ऐसा फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। उससे पहले भी जो फॉरेन मिनिस्टर बड़े सीजन, जिस तरह ने लफ्ज इस्तेमाल किया, जो सीजन सियासतदान थे, सीजन डिप्लोमेट भी थे वगैरह, उनको तजुर्बा था वसी फॉरेन सर्विस का। लेकिन बात यह कि अगर मैं जगह हूं तो मैं जरूर जाऊं, मैं भाग के जाऊं इंडिया, क्योंकि ये एक एक्सपोजर है। पता नहीं कब चली जाए, कब मामला इलेक्शन की तरफ चले जाए, अगर कभी वो ट्रक बत्ती है वो चलती रही तो क्या कि ये एक्सपोजर उनको शायद दोबारा ना मिले। लिहाजा उन्होंने अच्छा फैसला किया कि वो जाएं, इंटरनेशनल एक्सपोजर ले, रब हिज शोल्डर विद द एलीट ऑफ एशिया। ठीक है ना जी, इससे कोई हासिल वासिल कुछ नहीं होना। वो हमारी जो इंटरनल इंट्रा जो कोऑपरेशन है वो तो चलती रहेगी। रशियन के साथ हमारी एक्सरसाइजेज भी होती रही हैं, चाइनीज साथ भी होती हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ भी होती हैं। बल्कि कहीं तो मैं देख रहा था कि एक मरतबा कौन से पता नहीं फोरम था कि वो इंडियन सोल्जर्स भी वहां पे आए हुए थे और ट्रुप्स भी गए हुए थे ये सेंट्रल एशिया के पे, वहां पे एंटी टेररिज्म एक्सरसाइजेज हुई थी। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहना चाहिए। ये साइडलाइन की मीटिंग होती है, ये एक रवायत होती है, दीज आर नेशनल मीटिंग। इससे कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता, कोई कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो उसी वक्त हल होंगे जब हम बैठेंगे एक टेबल के ऊपर, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग शुरू होगा और तमाम मामला जो है इंक्लूडिंग कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी, इन पे बातचीत होगी सिंसियरिटी के। लेकिन क्यों कि इंडिया इस वक्त समझता है कि वो भी अब चीन और रूस की तरह एक इकोनॉमिक, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के सामने आ रहा है। और देखे ना 600 साढ़े 600 अरब डॉलर तो उनके फॉरेन रिजर्व है, हमारे क्या है 400 साढ़े 400 अरब डॉलर, वो तो शायद हमारी तरफ देखते भी नहीं होंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हम वी आर नॉट इन दैट पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ यस, बट नॉट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कि हम इंडियंस को कोई अपनी बात जो है वो मान सकें। तो लिहाजा ये एक रवायत है, ठीक है। बात वही है, मैं इन लाइट तो कहता हूँ कि किंग चार्ल्स की कोरोनेशन हो और हम लंदन जाएं, कैसे हो सकता है? क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो, उसके अफसोस का हम लंदन में जाए, क्यों ना जाए भाई? ये हमारा याद नहीं, हमारा नेशनल साइकी है, जाना भी चाहिए। कुछ दिन भी आपको मिल जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, और ये बड़ी अच्छी बात है कि बड़े अरसे के बाद शायद जर्नलिस्ट भी साथ गए हैं अपना। मुझे तो वो पुराना दौर याद आ गया पीटीआई के दौर से पहले कि कहते जहाज भर के हमारे मोहतरम जर्नलिस्ट जाते थे, 4-4 दिन 5-5 दिन। गिलानी साहब एक दफा गए थे लास्ट टेन्योर में, तो पूरा जहाज भर के, और 6 दिन लंदन में वो रहे थे। तो ये पाकिस्तान में आप इसको मौज कहें, मैं जर्नलिस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, मौज मिला कहें या इसको कहें, ठीक है ये चलता है, पैसे हमारे पास हो या ना हो, पाकिस्तान गो। लेकिन बात मैं फिर उसी तरफ आ रहा हूँ, कि खुदारा ये देखे हमारे हालात हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, पानी ऊपर से गुजर रहा है, हमारे इकोनॉमी टर्न अराउंड नहीं हो रहे। ठीक है, प्लीज सोचिए, पाकिस्तान का सोचें, खानदानों का ना सोचें, पार्टी का ना सोचें, पाकिस्तान की बात करें, शायद कुछ बेहतर। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मुझे यकीन है कि अब आप खुश होंगे कि आपको मुकम्मल टाइम मिला, आपने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दिए जो आप कहना चाहते थे। अतर अभी तजुर्बाकारी का पॉइंट उठाया ब्रिगेडियर साहब ने, तो हम वहाँ देखें जो उनके काउंटर पार्ट हैं, जो उनके हम मनसब हैं, उनके वालिद साहब को सफारतकारी का गुरु समझा जाता है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्रूशल टाइम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ऐसे में जो सफारती ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता हुए 2019 के बाद से इंडिया के साथ, आपको लगता है कि उनकी बहाली की कोई उम्मीद इसमें पैदा हो सकती है, या आप इसे वक्त की ज़रूरत समझते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए? वही बात कि आपके हमसाए में एक ग्लोबल पावर हो, सरहदें आपकी उससे मिलती हों, तो आपको कम अज़ कम ये चीज़ें तो बहाल करनी चाहिए, स्पेशली जब आप स्ट्रेटेजिक से इकनॉमिक एंड पे चले जाएं। देखिए, कोई भी खिता जो होता है ना, उसमें एक मुल्क तरक्की नहीं सिर्फ कर सकता, खितों को साथ चलना पड़ता है। यूरोप की मिसाल आपके सामने है, अगर एक सिर्फ मुल्क तरक्की कर रहा होगा तो वहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी।
हमारे भारत से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, हमारे खित्ते के दीगर ममालिक से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, हमारी जो इकॉनमी है उसमें बेहतरी आनी चाहिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें हमें ये चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम बहुत सारे कहते हैं जी ये हमारा दोस्त मुल्क है, वो दोस्त मुल्क है, उनसे कर्जा भी अगर हमने $1 अरब लेना हो तो ज़मीन आसमान हमें सर पे उठाना पड़ता है, क्या क्या हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, आप बरतानिया की मिसाल ले लें, बरतानिया ने कितने पाकिस्तान को कितने अरब पाउंड की सिर्फ इमदाद दी हुई है जो उन्होंने वापस ही नहीं लेनी। इसी तरह आप अमेरिका की भी मिसाल ले लें, हमें कितने $1 अरब की इमदाद किसी अरब दोस्त मुल्क ने दी है या चाइना ने दी है या किसी और ने दी है। तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमारे मफादात किधर हैं, हमारे मफादात कैसे हैं। अगर हमारे मफादात चाइना और भारत के साथ यहाँ पे मिलके बेहतर अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बेहतर करने में है तो हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उन मफादात का तहफ़्फ़ुज़। दूसरी तरफ अगर जयशंकर हैं जिनका इतना वसी तजर्बा है, जो कब से सफारतकार हैं, जो भारत की न्यूक्लियर डील भी हुई थी अमेरिका के साथ, उसमें भी उनका कलीदी किरदार था। आप सिर्फ उनकी डिग्रियां चेक कर लें, उनकी वो क्वालिफिकेशन है। दूसरी तरफ सिर्फ ये क्वालिफिकेशन है कि ये जरदारी साहब के फर्जंद हैं, वो जाके किस तरह इन सारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो ये मसला है ना कि आपके जो लोग आपको वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो पाकिस्तान का मुकदमा बेहतर तरीके से पेश कर लेंगे। आज जो लोग ये देख रहे हैं वो गूगल कर लें, बिलावल साहब का तजर्बा और जय शंकर साहब का तजर्बा, तो अगले 3 दिन आप लोगों को नींद नहीं आएगी। फिर आप देखें, आपने तो आपकी नज़रों से तो ये खबर गुजरी होगी कि कैंटोनमेंट्स तक खत्म की जा रही हैं और आपको तो ये खबर भी अच्छी लगी होगी, मुझे पूरा इस पर कामिल यकीन है। लेकिन देखना यह है कि अभी जो दिन आ रहे हैं इसमें डिप्लोमेसी की अहमियत के पेश नज़र पाकिस्तान गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दाम क्या उठाता है, इसकी वक्त की अहम ज़रूरत है। प्रोग्राम के वाले से फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद।